हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट हमारे रिमेनिंग चैप्टर के बारे में। कार्बन कंपाउंड्स, हमारा नाइन्थ चैप्टर साइंस वन का। दो पार्ट्स अभी तक हम देख चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है अभी तक। अगर आपने वीडियो देखा है आपको जरूर मजा आया होगा एंड आपको पता चल ही गया होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स के साथ। इतना वो टफ पार्ट हो सकता है अगर आप उसे बकायदा प्रैक्टिस ना करें। अगर आपने मेरे साथ वीडियोस में जब जब मैंने आपको कहा कि आप ये टेबल बनाइए, ये चेन बनाइए, ये अलग अलग जो भी हमने इथेन प्रोपेन जो भी हमने बनाया था, ये आपने अगर किया होगा तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक का। हम अलग अलग रिएक्शंस पढ़ रहे थे और हमने अभी तक के 3 रिएक्शंस देख लिए थे। अब हम करेंगे फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नाम से ही पता पड़ जाता है कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसी को। तो ये इसका एग्जांपल एक्चुअली हम स्टार्टिंग में देख चुके थे, बस हमें पता नहीं था कि इसका नाम क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये जगह बदल देगा। ये हम लोग ने अपने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे, उसी का यहां पर कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो नाम है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है, लेट्स सी दैट। As the single bonds CH and CC are very strong, the saturated hydrocarbons are not reactive and therefore they remain inert in presence of most reagents. However, saturated hydrocarbons in presence of sunlight, ये important है। हालांकि वो लोग सिंगल बॉन्ड वाले आपस में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो बहुत ही रैपिडली रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम्स रिप्लेस क्लोरीन के एटम रिप्लेस कर देते हैं, इसीलिए सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं उसे। वन बाय वन all the hydrogen atoms in the saturated hydrocarbons. The reaction in which the place of one type of atom group is in the reactant is taken up by another group of atoms is called a substitution reaction. Chlorination of methane is a substitution reaction which gives 4 products. So एकदम सिंपल सा ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक किसी केमिकल कंपाउंड ने, एक किसी केमिकल एलिमेंट ने दूसरे की जगह ले ली। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन जो है अंडर सनलाइट के अंडर वो एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएगा, एक एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करते जाएगा। तो हमने ये एक्चुअली स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग कैसे अलग अलग कार्बन के टेट्रावैलेंसी फिल करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स लगा सकते हैं। सो यहां पर हम देखेंगे CH4 ओरिजिनली आपको पता होगा CH4 4 हाइड्रोजन है। अब एक एक हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन जगह ले लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो नाउ रिमेंबर कि क्लोरीन हमारा जो है मॉलिक्यूल Cl2 क्लोरीन 2, यानी 2 क्लोरीन बेसिकली आते हैं। तो यहां पर कंबाइन तो एक ही क्लोरीन होता है, तो दूसरा हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बनेगा? वो दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन बन के HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट हमारे 2 आ रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन पे होने वाला है और कहीं नहीं। सो लेट्स सी। क्लोरीन का मैं ब्लैक कलर से उसको बताता हूँ। क्लोरीन, ओके, क्लोरीन जब इसमें एड अप होगा तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा। तो वहां रफ करके अब मैं क्लोरीन लिख रहा हूं, क्लोरीन आ जाएगा। ओके, एंड अब एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन दूसरा साथ में HCl बन जाएगा। ओके, वो जो हाइड्रोजन चला गया और जो एक क्लोरीन बचा था वो मिलके हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl हमारा बन जाएगा। सो ये देखिए यहां पर जो हुआ, यहां पर एक जगह हाइड्रोजन की थी, वहां पे क्लोरीन ने ले ली, तो इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर ये जारी रखे तो हर एक जगह पर एक एक क्लोरीन जगह ले लेगा, एक एक क्लोरीन जगह ले लेगा, एक एक क्लोरीन जगह ले लेगा। और सीधी सी बात है, रिमेनिंग HCl भी फॉर्म होते जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। अब अगेन हाइड्रोजन सनलाइट के अंदर ये पूरा अगर हमने रखा, मीथेन को अगर हमने सनलाइट के अंदर इस चीज को रखा और वो क्लोरीन के साथ मिला, तो हाइड्रोजन एटम एक हमारा फिर से चला जाएगा। सो ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया,
एंड अगेन यहाँ पर भी क्लोरीन लिख लिया। इसी तरह से अगर ये कंटिन्यू रहा तो लास्ट वाला हाइड्रोजन भी चला जाएगा और बचेगा सिर्फ क्लोरीन, 4 टाइम्स क्लोरीन बचेगा। तो ये देखिए लास्ट वाला हमारा इस तरह से टोटल ऐसे 4 हमारे पास आउटकम आए। यहाँ पे 1 क्लोरीन था, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन और यहाँ पे 4th क्लोरीन। तो ये लास्ट वाला हमने अभी ये बनाया, एक एक करके हाइड्रोजन की जगह ले ली। तो ये एकदम सिंपल सा था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का हमने क्लोरीनेशन कर दिया, यानी कि उसको धीरे धीरे क्लोरीन के साथ मर्ज कर दिया। ओके, अब इसी तरह से इमेजिन करिए, ये तो हमने सबसे बेसिक हमारा CH4 मीथेन लिया था। अगर इथेन लिया होता या प्रोपेन लिया होता तो और कितने सारे नंबर्स ऑफ क्लोरीनेशन हो सकते थे। मीथेन के अंदर तो सिर्फ 4 जगह थी, लेकिन आपको पता ही होगा एथेन, इथेन के अंदर एंड प्रोपेन के अंदर एंड बुटेन के अंदर, उनके अंदर तो बहुत सारे हाइड्रोजन की जगह होती है, राइट। तो एक एक हाइड्रोजन जितने हटते जाएंगे, क्लोरीन एक एक होते जाएगा, उतने नए कंपाउंड फॉर्म होते जाएंगे। इसीलिए हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, बिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। स्टिल लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स। तो यही बात मैंने बताई कि और जितने आप हायर एल्केन्स की बात करेंगे, एथेन की बात करेंगे, प्रोपेन की बात करेंगे, प्रोपेन की बात, प्रोपेन मतलब 3, याद है आपको, 2 कार्बन्स, 3 कार्बन्स, फिर बुटेन यानी 4 कार्बन्स, ये सब पेंटेन यानी 5 कार्बन्स, ये सब आपको आई होप अभी याद है। तो जितने हम बड़े बड़े हायर हायर मोनोलॉग्स ऑफ एल्केन लेते जाएंगे, क्लोरीनेशन रिएक्शन और ज्यादा नंबर में आते जाएगा, लार्जर नंबर आते जाएगा। यहाँ पे 4 आया था, सो एथेन में ज्यादा आएगा, प्रोपेन में और नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो ये सिंपल सा, let's read ahead. In the chlorination substitution reaction of propane, 2 isomeric products containing 1 chlorine atom are obtained. Draw their structure formula. अब ये भी समझना है, चलो ये बनाते हैं हम लोग, पहले ये बनाते हैं फिर हम बात करते हैं। तो प्रोपेन का हमें कहा है, तो आपको पहले पता होना चाहिए प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, 3 अगर कार्बन लगेगा तो अब आपको बड़े आसानी से पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन उसके कितने लगेंगे। अगर आपको एल्केन का फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से भी बता सकते हो मुझे, n इंटू 2 प्लस 2, तो 3 2 6 प्लस 2 यानी हाइड्रोजन 8 लगेंगे। तो ये चीज आपको अभी आ जानी चाहिए। तो लेट्स मेक कार्बन 3 और पहले हम प्रोपेन पूरा बना देते हैं और फिर एक एक हाइड्रोजन की जगह पे हमें क्लोरीन 1 लगाना है, सिर्फ सिंगल क्लोरीन वाला हमें करना है। सो काउंट द हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, क्लोरीन 3 हो गए। दिस इज योर प्रोपेन। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर प्रोपेन मैंने बना दिया। अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि एक क्लोरीनेशन में, यानी कि सिर्फ सिंगल क्लोरीन एटम आने पर यहां पर 2 अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, यानी कि 2 अलग अलग जगह पे हम लोग क्लोरीन को लगा सकते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा, जैसे कि ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा। तो ये सब हम लोग पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ये बस मैं बीच बीच में आपको रिवीजन दे रहा हूं। सो लेट्स से ये मैंने एक यहां पर से हाइड्रोजन हटा दिया और वहां पर मैं अब क्लोरीन लिखता हूं। तो ये पहला एक नॉर्मल वाला आ गया, तो मेरे ख्याल से इसको हम नॉर्मल ये पहला वाला प्रोपेन हो गया है, ठीक है, और नॉर्मल वाला है ये मेरा। ओके, सो यहां पर मैं नाम क्या दूंगा, क्लोरो। पहली बात तो क्लोरीन आया तो याद होगा आपको कि क्लोरो यानी हम प्रीफिक्स में लगाते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है मेरा, तो मैं इसको कहूंगा क्लोरो, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन कहूंगा। ओके, नाउ जरा इसमें देखिए, इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं तो जरा ये आपको ध्यान देना है। तो C3 है, H कितना है देखिए 7 है, और क्लोरीन देखिए 1 है। तो यहां पर ये देखिए इसी के साथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेव होने वाला है, लेकिन अब ये अलग एक कंपाउंड थोड़ा सा फॉर्म होने वाला है, आइसोमर। आइसोमर के अंदर का मतलब ही ये होता है कि 2 अलग अलग टाइप ऑफ हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला आने वाला है। तो दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसके अंदर मैं नीचे की तरफ बनाता हूं ताकि हम ऊपर वाला भी कंपेयर कर सके। तो लेट मी ड्रॉ हियर। आजकल मैं वाइट बोर्ड इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है पीसी और बंद हो जाता है, और बहुत मेरी रिकॉर्डिंग्स आदि सब काम अटक गया है।
तो इसलिए मैं यही जगह यूज कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो भी एक्चुअली बंद रखता हूँ आजकल। 2-3 वीडियो से आपने नोटिस किया होगा कि मैं वीडियो अपना बंद रख रहा हूँ ताकि ये पीसी हीट होके बंद ना हो जाए। ये अगेन मैंने प्रोपेन बना दिया। अगेन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है। हम क्लोरीनेशन एक ही लेवल तक का कर रहे हैं, मतलब एक ही हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। सो नाउ इंस्टेड ऑफ यहां पर जहां पर मैंने फर्स्ट टाइम, लेट मी मार्क दिस, मैंने यहां पर उसको चेंज किया था, राइट। अब वहां चेंज करने की जगह मैं यहां ये वाले कार्बन के साथ चेंज करता हूं। सो लेट्स सी दैट, ये वाले कार्बन में चेंज करता हूं तो यहां का हाइड्रोजन मैं निकाल दूंगा, ये हाइड्रोजन निकालता हूं, तो अब उसकी जगह पे मैं क्लोरीन लिखता हूं। लेट मी राइट क्लोरीन। तो अब ये वाला देखिए कैसा बन चुका है। अब आपको अगर इसका नेमिंग करने आना चाहिए तो पहले तो क्लोरो लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्लोरो। प्रोपेन लगेगा, ये भी पता होना चाहिए, EANE क्यों होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है। लेकिन आगे नंबर क्या लगेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था, नंबर काउंट करिए कार्बन का, सिर्फ कार्बन चेन का नंबर काउंट करिए, 1 2 3। ऐसा नंबरिंग भी इसका कर सकते हैं और इसका रिवर्स भी नंबर करते थे हम लोग, राइट। तो 1 2 3। तो दोनों केस में हमारा यहां पर, जहां पर हमारा मेन यहां पर क्लोरीन लगा है, जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, राइट। जहां पे लगा है वो नंबर आप लगाते हो आगे 2। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, बीच में डैश भी बनानी है, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहां पे 1 क्यों दिया था हमने नाम, तो यहां पर नाम हमने इस वाले को दिया था, लेट मी मार्क इट अगेन, ये वाले को दिया था, राइट। ये वाले पे लगाया था हमने, यहाँ पे लगाया था हमने, तो यहाँ पे कार्बन 1 था। तो आप बोलोगे सर कार्बन 3 भी तो हो सकता था, लेकिन हमने याद है दोनों में से कौन सा नंबर सिलेक्ट करना होता है, जो छोटा नंबर होता है वो सिलेक्ट करना होता है। तो यहां पर इसलिए मैंने 1 लिखा। ओके, तो आई होप ये सब आपको याद होगा। तो हमने ये, इन्होंने कहा था कि अब ये रीड करते हैं, इन द क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेन टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट। तो हमारे कितने प्रोडक्ट बनाए हमने, यहां पर एक प्रोडक्ट बनाया और ये एक प्रोडक्ट बनाया, दोनों के दो प्रोडक्ट अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। जबकि अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करते हैं, इसमें भी देखो काउंट करो। थोड़ा सा इसमें चीजें रफ कर रहा हूं मैं ताकि आपका ध्यान, एक सेकेंड, आपका ध्यान सिर्फ मेन बात पे रहे। तो लेट मी इरेज दिस नंबर्स, 2 और 3 वाले नंबर्स इरेज कर रहा हूं मैं खाली। ओके, सो यहां पर हमारे कितने हाइड्रोजन और कितने क्लोरीन है, तो देखिए कार्बन 3, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 और क्लोरीन भी एक। तो देखिए दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। तो 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हमने बनाए कंटेनिंग ओनली 1 क्लोरीन, दोनों के अंदर 1 क्लोरीन है, आर ऑब्टेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों के बना दिए। गिव देयर आयुपैक नेम, हमने आयुपैक नेम भी लिख दिए, ये उसके, ये जो संस्था है हमारी इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की संस्था जो है, उसके हिसाब से ये नाम। सो लेट्स रीड अहेड। So you have learned 4 types of carbon reactions in the previous chapter. तो ये आपने पहले ही पढ़ा था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सिर्फ हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। सो एथेनॉल एंड एथेनोइक प्रोनाउंसिएशन इतने बेकार है इसके, एथेनोइक एसिड, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड्स आर 2 ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ये हम काफी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीजों में, पेंट में बोलो या पेट्रोल में बोलो या बहुत अलग अलग जगह पे, लाइक विनेगर बनाने में, इसका तो विनेगर ही बनता है पूरा। ओके, सो एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं, ये सारा हम पहले भी थोड़ा थोड़ा बीच में मैं बोल चुका हूं आपको। सो लेट्स रीड अबाउट देम और डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। Ethanol and ethanoic acids are 2 of the commercially important carbon compounds. Let us now learn more about them. At room temperature, colorless ethanol is a liquid and its boiling point is 78 degree. तो ये मैं चाहूंगा कि आप लोग ये लिखते जाए, इसके नोट्स बनाते जाओ। कैसे नोट्स बनाओगे, एथेनॉल लिखोगे और फिर उसका लाइक प्रॉपर्टीज क्या लिखते जाओ। इट इज अ कलरलेस है वो, रूम टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड है वो, ठीक है। फिर रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट इसका है 78 डिग्रीज, तो ये बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से आप ये सारी चीजें उसका मेंशन करते जाइए। तो एथेनॉल इज बेसिक नथिंग बट हमारा जो अल्कोहल बोलते हैं हमारा वही होता है।
जनरली एथेनॉल इज कॉल्ड अल्कोहल और स्पिरिट, जो लोग कंज्यूम करते हैं बेसिकली दारू, उसके अंदर कुछ नहीं होता, दैट इज नथिंग बट एथेनॉल होता है। अलग अलग लेवल के अलग अलग क्वालिटी का एथेनॉल होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो अल्कोहल, एथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, ये पानी में घुल जाता है, तो ये भी लिख लीजिए आप प्रॉपर्टीज में, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है पूरी तरह से, ओके। फिर when aqueous solutions of ethanol is tested with litmus paper it is found to be neutral, और ये न्यूट्रल होता है, ओके। जब इसको हम पानी के साथ मिला के यानी एक्वस सोल्यूशन को टेस्ट करोगे आप उसका, तो वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल होता है, यानी पीएच लेवल क्या होगा, 7 होगा। अब ये सब आपको पता होना चाहिए, हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं। Consumption of small quantities of dilute ethanol shows its effects even though it's condemned, still it has remained socially widespread practice। तो यही मैं बात कह रहा था कि हम दारू जो पीते हैं लोग, मतलब जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो हालांकि उससे प्रॉब्लम्स होती है, अफेक्ट्स होता है, फिर भी सोशली वाइडस्प्रेड प्रैक्टिस है, लोग उसे पीते आए हैं। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्म्स हेल्थ इन अ नंबर ऑफ वेज, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा अफेक्ट करता है, एंड फिजियोलॉजिकल यानी कि आपके लाइक फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करता है, आपको चलने को प्रॉब्लम हो सकता है, आप चक्कर खा के गिर सकते हो, ये सारी चीजें, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, ये सारी चीजें होती है। कंजम्पशन ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो जो प्योर एथेनॉल होता है उसे एकदम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है, कैन बी लीथल, बहुत ही डेंजरस हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। एथेनॉल बीइंग गुड सॉल्वेंट, ये अच्छी तरह से चीजों को मिक्स लाइक किसी की चीजों के साथ मिक्स हो जाता है, सॉल्वेंट है वो। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन में होता है, सच एज टिंक्चर आयोडीन, जो कि आयोडीन और एथेनॉल का सोल्यूशन है, उसे टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। कफ मिक्सचर्स में होता है, कफ सिरप्स जो पीते हैं आप उसमें होता है, इसलिए बच्चों को नींद आ जाती है। इसीलिए कितनी, अगर आपको पता होगा, हमें प्रिस्क्रिप्शन क्यों चाहिए होता है, मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्यों जरूरी होता है कि डॉक्टर ने उसे चिट्ठी में लिख के दिया है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर अल्कोहल जैसी चीजें होती है, ड्रग बेसिकली ड्रग हो गया ना वो एक तरह का, ड्रगिस्ट, वहां पे कभी कभार आपने लिखा होगा मेडिकल के बाहर लिखा रहता है ड्रगिस्ट, ड्रग बेचते वो लोग, राइट। तो ये ड्रग लीगली बेच रहे वो लोग, राइट। तो वो हर एक मेडिसिन के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल एंड ड्रग ये सब मिक्स्ड होता है, तो ये रॉन्ग तरीके से कंजम्पशन ना हो, ये सारी चीजों के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, एंड मेडिसिन में एथेनॉल यूज होता है। लेट्स रीड अहेड। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल कैसे केमिकली रिएक्ट करता है कुछ चीजों के साथ, वो हम देखेंगे। You have learned about the oxidization reaction of ethanol in a previous unit of the chapter। हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया था कैसे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में एथेनॉल रिएक्ट करता है, राइट। टू मोर रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल आर एज फॉलोज, यहाँ पे दो और अलग अलग रिएक्शन हम देखेंगे। द फंक्शनल ग्रुप OH प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, तो अल्कोहल का आपको पता होगा OH फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको अब याद हो जाना चाहिए। आई होप आपने टेबल लास्ट टाइम ही बना दिया था जब आपको मैंने कहा था। तो अल्कोहल जो हमारा है, लेट मी राइट, अल्कोहल उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शंस में। तो लेट्स सी क्या रिएक्शन दिया है। पहला रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम याद रखो बहुत ही हाईली रिएक्टिव हमारा मेटल है, ओके। सो उसके साथ रिएक्शन, और ये हमारा एथेनॉल न्यूट्रल था, एथेनॉल न्यूट्रल था, लेकिन सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव वो रिएक्ट करता है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये दो सोडियम हमने लिया एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमने हमारा एथेनॉल लेके रखा है। सो क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एंड ये हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ। सो ये चीज आपको याद रखनी कि व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम इट फॉर्म्स अ सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, एंड इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेट्स रीड। ऑल द अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल, अब सारे अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल है, नॉट जस्ट एथेनॉल, जितने भी अल्कोहल है सारे के सारे रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ। कि क्या रिएक्ट करके क्या होता है, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्यों लिखा है, जनरल नाम लिखा है, जरा नोटिस करिए। ऑक्साइड तो फॉर्म हुआ ही, लेकिन यहाँ पे कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल किया था हमने, कौन सा, एथेन, राइट। सो एथेनॉल मतलब, राइट। तो यहां पर देखिए एथ वर्ड लगा दिया, तो ये जनरल नाम दिया है एथॉक्साइड। तो जो अल्कोहल इस्तेमाल करोगे उस हिसाब से यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पे उस जो एल्केल आई मीन टू से एल्केन, नॉट एल्केन, जो एल्केन इस्तेमाल करोगे
वो हिसाब से यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने जनरल नाम दिया है सोडियम एल्कोक्साइड सॉल्ट, जो भी वो नाम होगा वो नाम का यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इन द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम मेटल, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम एथॉक्साइड आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट्स। तो ये बात ऑलरेडी हमने पढ़ ली और मैंने आपको बता दी। लेट्स मूव हेड, ये रिएक्शन लिख लेना और ये नीचे वाला लाइन लिख लेना। नेक्स्ट है ट्राई दिस एक्टिविटी। अब प्रैक्टिकली तो ट्राई नहीं कर सकते, बट लेट्स रीड क्या है ये। सोडियम मेटल एथेनॉल और मैग्नीशियम रिबन लेके उन्होंने एक्टिविटी की है। टेक 10 ml एथेनॉल इन अ बिग टेस्ट ट्यूब, सोडियम मेटल लीजिए ग्रेन साइज के, उसको टेस्ट ट्यूब में डालिए, कौन सा गैस आएगा तो हमें पता है, अब भी हमने देखा। लेट्स रीड दिस। विच कंबशन गैस कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो H2 गैस आएगा, हमें पता है ये चीज। Why do sodium pieces appear to dance on the surface of ethanol? तो वो सोडियम पीस लाइक उसके ऊपर बबल्स फॉर्म होंगे, राइट? वो छोटे छोटे पीस है, वो रिएक्ट हो रहा है तो बबल्स फॉर्म होंगे हाइड्रोजन गैस के, तो वो एथेनॉल सरफेस के ऊपर आ जाएगा। रिपीट द अबव प्रोसीजर विद मैग्नीशियम रिबन इंस्टेड ऑफ सोडियम। नाउ मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव है। तो क्या होगा, क्या बबल रिलीज होंगे? तो आई डोंट थिंक सो होंगे, बट ये प्रैक्टिकली आप मुझे सर्च करके बताइए कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट होगा कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से एथेनॉल बीइंग न्यूट्रल एंड मैग्नीशियम बीइंग मॉडरेटली रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं होगा एंड नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए अनलेस हम लोग कुछ कैटलिस्ट ऐड करें ताकि वो रिएक्शन फास्ट हो सके। So let's read ahead. In the previous standard, you have learnt that a moderately reactive metal such as magnesium reacts with strong acid to liberate hydrogen gas. तो ये जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव नहीं है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, जबकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ। और हमने स्टार्टिंग से देखा कि एथेनॉल जो है वो न्यूट्रल है, राइट? एथेनॉल तो न्यूट्रल है, वो एसिड भी नहीं है, राइट? तो वो रिएक्ट तो करेगा ही नहीं, यहां पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ ही कर रहा है, ठीक है। सो दो एथेनॉल इज न्यूट्रल, वही बात लिखी है, इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो आप बोलोगे सर न्यूट्रल है तो सोडियम के साथ क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि सोडियम देखो रिएक्टिव ज्यादा है, सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। और जबकि मैग्नीशियम है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मॉडरेट रिएक्टिव है। तो वो न्यूट्रल के साथ मेरे हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, so sodium being highly reactive metal, it reacts with neutral functional group OH of ethanol. so sodium react करता है, magnesium react नहीं करना चाहिए। डिहाइड्रेशन, सेकंड चीज है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं एथेनॉल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन आप पहले भी वर्ड जान चुके हो, डिहाइड्रेशन यानी कि H2O वाटर की मात्रा कम हो जाना, H2O कम हो जाना। सो लेट्स सी कैसे होता है। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड, सीधी सी बात है, पानी कम करना है अगर, तो क्या करो, गर्म कर दो ना, और उसको अगर बॉईल करना चालू करोगे, हीट करना चालू करोगे तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो व्हेन एथेनॉल को जब आप, अल्कोहल को जब आप 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ? हमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको मिक्स करना है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल, तो एक पानी का मॉलिक्यूल कम हो जाता है, इसको ही कहते हैं डिहाइड्रेशन। पानी का मॉलिक्यूल कम हो गया, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। और वो क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा? अब नया चीज, टू फॉर्म एथीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एथीन फॉर्म हो जाएगा। देखो एथेन था और वो अल्कोहल के साथ मिलके एथेनॉल बन गया था, और हमने जैसे ही उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला के जब हमने उसको गर्म किया तो एथेन से एथीन यानी डबल बॉन्ड, याद रखो डबल कार्बन बॉन्ड वाला फॉर्म हो जाएगा। ये सब आपको अब लिंक क्लियर होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिखते हुए बता रहा हूं आपको, बट आपको ये सब खुद ही अब क्लिक होते जाना चाहिए जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं। एथीन बन जाएगा विच इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। उसका रिएक्शन लिखा है, लेट्स सी। CH3CH2OH, देखिए ये एथेनॉल, OH विद अल्कोहल, ठीक है, एंड उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने यहाँ पे लाइक बर्न किया है, हीट किया है 170 डिग्री सेल्सियस पे, और फॉर्म हो गया हमारा ये डबल बॉन्ड वाला, देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड वाला एथीन, एंड ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, एक पानी कम हो गया, सो उसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। Here concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ने हेल्प किया है पानी कम करने के लिए, तो उसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। जैसे
ऑक्सीडेंट कोई चीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करती तो उसे ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, मतलब उसने मदद की हमको। लेट्स रीड अहेड। ये थोड़ा सा अब देखो, ये जो कैंसल्ड पार्ट है ये थोड़ा आप लोग रीड कर लेना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अल्कोहल एथोनिक एसिड का। अगर ये सब हम रीड करते जाएंगे तो क्या होगा, काफी टाइम हमारा चला जाता है फिर, है ना। तो वो थोड़ा आप रीड कर लेना, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, खाली इंफॉर्मेशन दी है कि क्या चीजें हैं और डिटेल में। फिर हमें यहाँ पर एक्टिविटी दी है चेक करने के लिए, पीएच पेपर दिख रहा है, मतलब मुझे चेक करना है कि एथोनिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही एसिड्स है, ठीक है, और मुझे चेक करना है। सो क्या यहाँ पे मुझे चेक करना है, लेट्स सी, ये टेबल फिल करेंगे हम लोग। सो एथोनिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले दोनों ही एसिड्स है, दोनों ही एसिड्स है, तो आपको समझना है इनका पीएच लेवल वुड बी लेस देन 7 से नीचे होंगे। 1 आपको याद होगा 0 to 7 का रेंज जो है वो एसिड्स का होता है। ओके, जितना क्लोज 0 के होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, राइट। तो ये चीज दोनों ही एसिड है, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है वो हमें पता लगाना है। तो कलर चेंज इन ब्लू लिटमस, अगर लिटमस पेपर से चेक करोगे तो दोनों ही रेड होने वाला है। एसिड क्या करता है, दोनों ही रेड बना देता है। करस्पॉन्डिंग पीएच स्क्रैच अनवांटेड, तो यहाँ पर रेड आया मतलब दोनों ही एसिड है, इट मींस लेस देन 7 होगा। तो ये भी कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया, दोनों में एसिड्स यानी लेस देन 7, दोनों ही एसिड्स है, ठीक है। नाउ कलर चेंज इन द पीएच पेपर, पीएच पेपर क्या होता है, हमने ये पहले भी पढ़ चुका है, 9th में आपने पढ़ चुका है ये काफी डिटेल में। पीएच पेपर वो पेपर होता है जो एग्जैक्ट उसकी जो पीएच नंबर है उसके हिसाब से कलर बताएगा, अलग अलग कलर फॉर्म करेगा। तो वो अलग अलग कलर के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन से नंबर का पीएच है, पीएच 2 है, पीएच 3 है, पीएच 4 है, कौन से नंबर का पीएच है उससे पता पड़ेगा। 2 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 मतलब 2 से थोड़ा सा वीक, लेकिन 4 से स्ट्रॉन्ग, 4 मतलब 3 से थोड़ा सा वीक। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, ये पता चलेगा। ओके, सो पीएच पेपर यहां पे यूज किया है। कलर चेंज क्या होगा, तो एथोनिक एसिड मुझे पता है वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो यहां पर जो कलर चेंज होगा वो येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जबकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है थोड़ा, वो ऑरेंज कलर दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे येलो मतलब कौन सा कलर होता है, दैट इज pH 4 होता है, एंड ऑरेंज मतलब कौन सा कलर होता है, तो pH 3 होता है। कलर के हिसाब से आपको pH की वैल्यू पता पड़ती है। तो यहां पर कौन सा वीक एसिड है, तो यहाँ पे हमारा जो एथोनिक एसिड है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो दरअसल एक वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। ओके, वीक एसिड है, दिस इज, ये इसी से विनेगर बनता है। विनेगर आप जो बेसिकली यूज करते हो चाइनीज वगैरह में घर पे, विनेगर जो होता है पिकल्स वगैरह के लिए, तो विनेगर जो होता है वो बेसिकली एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथोनिक एसिड होता है, उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ एथोनिक एसिड ही रहता है, बाकी पानी वगैरह मिक्स रहता है। सो ये एक चीज, लेट्स रीड अहेड। वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको दिया था एथोनिक एसिड के, यहाँ पे आप रीड करोगे तो आपको दिख जाएगा 5 to 8% एक्वस सोल्यूशन एसिटिक एसिड यानी कि एथोनिक एसिड। विच ऑफ द एथोनिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये आंसर, कौन स्ट्रॉन्गर होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। Which indicator paper out of blue litmus paper and pH paper is useful for distinguishing ethonic acid and hydrochloric acid, तो सीधी सी बात है ब्लू लिटमस तो दोनों ही रेड हो गया, इससे हमें पता नहीं पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन मतलब कौन एथोनिक है कौन हाइड्रोक्लोरिक है, लेकिन पीएच पेपर से पता पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया पीएच पेपर से हमें ज्यादा इफेक्टिव पता पड़ेगा कौन सा क्या है, एथोनिक है या हाइड्रोक्लोरिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब एथोनिक हमने जैसे एथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब एथोनोइक एसिड के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एथोनिक एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप, तो आपको कब से नाम से ही पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, OIC ये पीछे लगा था, तो ये आपको पता था कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था हमारा, उसके पीछे का IC एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, यानी कि हमारा COOH, ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगता है, तो उसकी बात यहां पे कर रहे हैं। द केमिकल रिएक्शन ऑफ एथोनिक एसिड आर मेनली ड्यू टू दिस फंक्शनल ग्रुप, तो सीधी सी बात है इसकी वजह से इसकी सारी केमिकल रिएक्शन होती है। लेट्स सी क्या रिएक्शन। सबसे पहले विद अ बेस, कोई बेस लिया हमने, तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है. सो लेट्स सी. एथोनिक एसिड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. तो एसिड है, एसिड में बेस मिलता है तो इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. आपको ये पता ही होगा. ये सारा चीज हम लोग 10th में सॉरी 9th में कर चुके हैं आप लोग. ठीक है. तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर एंड इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं पावर और न्यूट्रल बन जाते हैं. ठीक है. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसलिए वाटर फॉर्म होता है और रिमेनिंग सब्सटेंस का सॉल्ट फॉर्म होता है. ठीक है. तो ये हम यहां पर देखेंगे. लेट्स सी दैट. Ethonic acid gives neutralization reaction with a strong base sodium hydroxide to form salt and water. वही बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई, ये हम पहले भी पढ़ चुके. Let's see this. Now ये हमारा एसिड, ये हमारा एसिड रहा with COOH ग्रुप. देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप लिखा है. ओके. एंड बेस NaOH gives us salt. तो ये हमें सॉल्ट दे दिया. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके इसने हमें सॉल्ट फॉर्म दे दिया. सोडियम एथोनेट इसे कहते हैं. सोडियम एथोनेट इसे कहते हैं. सोडियम एथोनेट. आई डोंट नो मैं इसकी स्पेलिंग राइट लिख रहा हूँ कि नहीं. एथोनेट, सोडियम एथोनेट. एंड वाटर फॉर्म होता है. सीधी सी बात है. ओके. सो ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया. लेट्स रीड अहेड. द IUPAC नेम ऑफ द सॉल्ट फॉर्म हियर इज सोडियम एथोनेट. देखो दिया है IUPAC नेम जो दिया है सोडियम एथोनेट. वाइल इट्स कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है? सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट है. क्यों? क्योंकि इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं. एथेनोइक एसिड को कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड. इसीलिए इसको नाम क्या दिया? कॉमन नेम सोडियम एसिटेट. ओके. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड द एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. तो अभी हमने देखा और प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आप ये जान चुके थे और अभी भी मैंने आपको ये हमने वो pH वाला लेवल से देखा कि ये वीक एसिड है. एसिटिक एसिड है वीक एसिड. एथोनिक एसिड इज अ वीक एसिड. विल द सॉल्ट सोडियम एसिटेट बी न्यूट्रल. तो ये एक सवाल पूछा क्या ये न्यूट्रल होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, न्यूट्रल तभी होता था जब बेस भी उसका वीक होता था. लेकिन यहां पर देखिए एसिड वीक था, बेस स्ट्रॉन्ग था. तो सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा. ठीक है. आपको ये स्ट्रॉन्ग के मतलब स्ट्रॉन्ग जो होगा वो फॉर्म होगा, मतलब बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा. ठीक है. तो यहां पे पूछा है कि जो ये सॉल्ट फॉर्म हुआ क्या वो न्यूट्रल है? क्या वो न्यूट्रल है? तो नहीं. तो क्या वो एसिडिक है? तो एसिडिक तब होता था जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता था. तो क्या वो बेसिक है? तो यस वो बेसिक है क्योंकि हमारा बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग था. ओके. तो ये सारी चीज आपके 9th में हमने कवर की थी. लाइक 9th में ये सब आपको सिखाया गया था, बट मैंने फिर से बता दिया. आई होप आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. अब दूसरा उसका रिएक्शन हम लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं. सो कार्बोनेट आप जानते ही हो, बाइकार्बोनेट भी आप जानते ही हो. 3rd चैप्टर में हमने काफी इसका लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट किया था. यहां पर भी हम वही करेंगे. CO2 गैस फॉर्म होगा. कार्बोनेट आ गया मतलब CO2 गैस आने वाला है, याद रखो. कार्बोनेट मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं CO3 जो होता है हमारा, कार्बोनेट CO3 जो होता है वो आ गया मतलब आपका ये गैस CO2 गैस फॉर्म होने वाला है. कार्बोनेट मतलब CO3 मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको. सोडियम Na, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया. सो ये सारी चीज हम पहले भी देख चुके. लेट्स सी क्या दिया एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे. अगेन टेस्ट ट्यूब दिख रहा है मुझे. सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर दिख रहा है पीसेस. तो ये क्या होगा? एसिटिक एसिड हमने यूज किया, हमारा एथोनिक एसिड यूज किया है. तो क्या होगा? सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आने वाला है और लाइम वाटर लिया है. मतलब मैं टेस्ट करना चाहता हूं लाइम वाटर मेरा मिल्की होता है कि नहीं. तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया, उसके अंदर CO2 गैस जाएगा और मेरा लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा. मिल्की मतलब ये आपको पहले भी 9th में भी हमने पढ़ चुके हैं और मैंने 3rd चैप्टर के टाइम भी पढ़ाया था. वो व्हाइटिस्ट हो जाएगा. व्हाइटिस्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर जो है कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे. कार्बोनेट के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा. इनसॉल्युबल, उसे इनसॉल्युबल कहते हैं, यानी जो मिक्स नहीं होंगे वो व्हाइटिश कार्बोनेट के पार्टिकल्स वहां पे फॉर्म हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. सो इसीलिए वो व्हाइटिश हो जाएगा पूरा कलर उसका, उसको मिल्की बोलते हैं. सो यही एक्सपेरिमेंट है पूरा. लेट्स सी क्या है क्वेश्चन. ये पूरा एक्टिविटी बोला, प्रोसीजर आप पढ़ लीजिएगा. विच गैस कम्स आउट ऑफ द एफिवेसेंस इन द बिग. तो क्या कौन सा गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे? तो कौन सा गैस आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा, CO2.
वाई आर द बबल सीन इन द स्मॉल, बबल्स क्यों दिखेंगे? तो इसके अंदर गैस देखो, अंदर डायरेक्ट पानी के अंदर बबल छोड़ो, लाइक गैस रिलीज करोगे तो बबल दिखेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल होगे वो। व्हाट इज द कलर चेंज इन द लाइम वाटर? राइट द रिलेटेड इक्वेशन। तो कलर चेंज क्या हो जाएगा, ये जरा हमने ऑलरेडी बात कर ली, मिल्की हो जाएगा। तो नीचे मेरे ख्याल से दिया है, लेट्स सी दैट। सो लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है इन दिस एक्टिविटी। एथोनिक एसिड जो है हमारा रिएक्ट्स विद बेसिक सॉल्ट, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी जो है बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट, टू फॉर्म अ सॉल्ट नेम्ड सोडियम एथोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या क्या चीज फॉर्म हो गया? प्रोडक्ट हमारे तीन आने वाले, क्या क्या आने वाले? सोडियम एथोनेट आने वाला है, वाटर आने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आने वाला है। लेट्स सी दैट। तो ये आपका हमारा लाइक एथोनिक एसिड रहा पूरा जो एक्वस सोल्यूशन में है, और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट। देखिए CO3, ये पहली बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और लाइक थर्ड चैप्टर से बता रहा हूं, कार्बोनेट CO3 CO3 CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या फॉर्म हो गया? ये हमारा सोडियम एथोनेट फॉर्म हुआ, सोडियम एथोनेट है ये, वाटर फॉर्म हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। ओके, the CO2 gas of the effervescence passes through the gas delivery tube and reacts with the lime water in the small test tube. Lime water turns milky. तो ये हम लोग ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं। In the test of carbon dioxide gas, if sodium bicarbonate is used instead, तो अगर कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट अगर इस्तेमाल होता है तो भी सेम चीज होती है, सिमिलर ऑब्जर्वेशन इज ऑब्टेन्ड। तो उसका रिएक्शन दिया है सेम चीज आपका, अगेन एथोनिक एसिड बाइकार्बोनेट, यहां पर हमारा आ गया सोडियम एथोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन लिख लेना, कार्बोनेट के साथ वाला भी एंड बाइकार्बोनेट के साथ वाला भी। नेक्स्ट देखेंगे एस्टरफिकेशन रिएक्शन। एस्टरफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? सो एस्टर वाला ग्रुप आपको अगर याद होगा, एस्टर वाला जो ग्रुप था हमारा COO था मेरे ख्याल से, COO फंक्शनल ग्रुप, COO वाला एस्टर वाला जो ग्रुप था, एस्टर एस्टर वाला ग्रुप जो था वो कैसे बनता है? एस्टर कैसे बनता है हमारा फंक्शनल ग्रुप? सो सब्सटेंस हैविंग एस्टर्स एज द फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो जरा देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होगा COOH एंड हमारा अल्कोहल यानी OH, ये जब मिलेगा, ये जब फॉर्म, इनका जब रिएक्शन होता है, ऐसे ऐसे सब्सटेंस का रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड अल्कोहल है किसी तरह का, इनका जब हम रिएक्शन करते हैं तब जाके एस्टर फॉर्म होता है, दैट इज COO। तो कॉमन सेंस से अगर COO फॉर्म हो रहा है तो जरा देखिए इसके अंदर दूसरा क्या बनेगा, इसके अंदर दूसरा क्या बनेगा? इसके अंदर दूसरा H2O जरूर बनेगा हमारा प्रोडक्ट में इस बार। ओके, लेट्स सी दैट कैसे होता है ये। तो अगेन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ग्लेशियल एथोनिक एसिड लेना है, ग्लेशियल। ओके, नाउ ग्लेशियल क्यों बोला है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ग्लेशियल एथोनिक एसिड हमें फ्रीज किया हुआ है, पूरा जमा हुआ। एथोनिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही लो होता है, तो विंटर सीजन में बेसिकली वो आइस की तरह पूरा हो जाता है, इसलिए उसका नाम ग्लेशियल नाम दिया हुआ है। ठीक है, ग्लेशियल एथोनिक एसिड लेना है, एथेनॉल लेना है एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। टेस्ट ट्यूब में इसको मिक्स कर देना है, टेस्ट ट्यूब में उसको मिक्स कर देना है, उसको गर्म करना है, अलग से पानी में लेके उसको गर्म करना है। ओके, 20-30 ml वाटर में उसको गर्म करना है और बाद में दूसरे 20-30 ml वाटर में मिक्स कर देना है। दूसरे पानी, दूसरा एक बिकर लेना है बेसिकली, जिसमें आपका वाटर रहेगा। लेट मी मेक सम वाटर। यहाँ पे जिसमें आपका पानी रहेगा उसमें ये जो आपने टेस्ट ट्यूब में जो आपका ये है वो यहाँ पे पोर कर देना है, मिक्स कर देना है। ठीक है, तो और उसको स्मेल करना है, तो इसमें आपको बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी, एस्टर की खुशबू आएगी। ओके, सो ये यहाँ पे रिएक्शंस है, आपको डायग्राम है एंड लेट्स जस्ट रीड द रिएक्शन। एथोनिक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल, यहाँ पे हमने एथेनॉल लिया था, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, जो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा था। ठीक है, एंड एस्टर एथाइल एथोनेट इज फॉर्म, और एथाइल एथोनेट जो है हमारा एस्टर जिसका नाम है, एस्टर का नाम क्या है? एथाइल एथोनेट, वो फॉर्म होता है। लेट्स रीड दिस, द एथोनिक एसिड विच इज अवर COH ग्रुप, इन्होंने कहा था स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्लस एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप हमारा OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो ऊपर उन्होंने कहा था वही बातें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर सके सारी बातें। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस एल्कोहल का ग्रुप
जब मिलता है तब क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो ये एस्टर फॉर्म हुआ जिसका नाम है एथिलीन एथोनेट। और देखिए मैंने आपको तभी बोला था वाटर बनेगा जरूर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था बिकॉज ऑफ COOH NOH हमारा पानी H2O मॉलिक्यूल बनता था। तो ये मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि वाटर जरूर बनेगा हमारे प्रोडक्ट में। तो ये पूरा रिएक्शन है। कैटलिस्ट एसिड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा था, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, बस उसको हेल्प करता है। तो एथोनिक एसिड एंड एथेनॉल को मिक्स करके आपको मिलेगा आपका एस्टर विच इज योर एथाइल एथोनेट। इसके अंदर अब एस्टर का कौन सा ग्रुप है, मैंने आपको बताया COO। तो जरा देखिए इसके अंदर COO आपको दिख रहा है, ये रहा देखो COO। ओके, सो ये आई होप ये सारी चीजें एक साथ आपको कनेक्ट हो रही है जो जो अभी तक हमने पढ़ा हो। लेट्स मूव अहेड, ये रिएक्शन भी लिख लेना आप लोग। एस्टर्स हैव अ स्वीट ऑर्डर, इसकी बहुत ही प्यारी सी मीठी खुशबू होती है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स ओव देयर ऑर्डर्स टू पर्टिकुलर एस्टर प्रेजेंट इन देम। फ्रूट्स में पहले ही केमिकली एस्टर मौजूद होता है, इसलिए उसकी खुशबू होती है। एस्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। When an ester is reacted with alkali sodium hydroxide, the corresponding alcohol and the carboxylic acids are formed back. तो अब ये एस्टर हमने किससे बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनाया था, राइट। तो जब एस्टर को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से फॉर्म हो जाएगा। सिंपल सा एकदम बात है। तो हमने एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके फिर से हमारा जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो एंड जो भी आपका अल्कोहल होगा वो वापस से आ जाएगा। तो ये रिएक्शन भी लिख लेना। ओके, इसको क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सोपोनिफिकेशन। सोपोनिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सोप बनाने का टेक्निक यही होता है, सोप इसी तरह से बनता है, तो सोपोनिफिकेशन इसलिए कहते हैं। एज इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम फैट्स। तो फैट में से सोप बनाने का टेक्निक ऐसा ही होता है, इसीलिए इसको सोपोनिफिकेशन, ऐसे रिएक्शन को सोपोनिफिकेशन कहते हैं। कैसे रिएक्शन को, जिसके अंदर एस्टर के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हो और आपको आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है एंड अल्कोहल मिल जाता है। लेट्स रीड अहेड। So when fat is heated with sodium hydroxide, soap and glycerin are formed. Which functional group might be present in fat and glycerin? तो कॉमन सेंस है, ऊपर ही हमने देखा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अंदर, COOH होगा एंड OH मौजूद होगा, सीधी सी बात है। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स क्या होता है, लेट्स सी दैट। तो कौन से सब्सटेंस आपको फूड में मिलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपने सुना भी होगा ये नाम, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट कार्बन कंपाउंड्स। प्रोटीन्स में भी कार्बन कंपाउंड्स मौजूद है, फैट्स में भी कार्बन कंपाउंड्स मौजूद है, राइट। अलग अलग ऑयल में हम लोग देख चुके थे। तो ये हमको खाने से मिलता है, दिस इज नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसे नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। ओके, एंड मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बेसिकली हम लोग अलग अलग रोप्स बनाते हैं, केबल वायर, फाइबर्स, ये सब हमने अलग अलग कपड़े बनाने के लिए यूज किया, नाइलॉन वगैरह, ये सब जो यूज होता है वो उसे मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जिसके अंदर हमने कार्बन कंपाउंड्स इस्तेमाल किए हैं, जिसके अंदर हमने कार्बन के कंपाउंड्स इस्तेमाल किए बहुत सारे। ठीक है, नाउ लेट्स सी ये क्या है, बहुत ही सिंपल सा मैक्रोमोलिक्यूल्स। We have seen in the beginning of the chapter that the number of known carbon compound is very large as 10 million। तो हम लोग ये स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि 10 मिलियन जितने कार्बन कंपाउंड है। रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस, जिसका मास का रेंज भी हम लोग बात कर चुके थे, 10⁻1 to 10⁻12। मास, उनके मास का रेंज भी हम लोग बात कर चुके थे, 10⁻1 to 10⁻12 तक का रेंज है। The number of the constituent atoms is very large for the molecules with high molecular mass। तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उतना उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा, उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स यानी उतने एटम्स उसके अंदर ज्यादा, हाई नंबर ऑफ कार्बन्स, हाई नंबर। जैसे कि फैट्स का ही बात करो, ऊपर हमने देखा था अलग अलग फैटी एसिड्स देखे थे जिसमें कार्बन पता है 17 था, हाइड्रोजन ऐसा 33, ये सब याद है। तो कितने हाई नंबर है ये, जरा देखिए कितने हाई नंबर है ये, राइट। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने जाओगे तो कितना हाई नंबर आएगा, राइट। तो ये यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। द जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम
हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये ही इसी चीज को, ये जो इतने बड़े बड़े नंबर आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े नंबर आ चुके हैं, तो इसको हम लोग मैक्रो, मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में वर्ड आया, आपने पढ़ा होगा, माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग या लार्ज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैक्रो, और ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं ना बाबा, एलिमेंट्स को मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इनका नाम क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इन शॉर्ट जो जितने बड़े कार्बन कंपाउंड्स है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल सबको कह सकते हैं। दे आर फ्रॉम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीमर्स। तो ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहां से आए, वो सारे एक तरह के पॉलीमर्स ही होते हैं ना। पॉलीमर्स वर्ड आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसका नाम पॉलीमर भी होता है, ये हमें नहीं पता था। तो लेट्स जस्ट रीड, आपको वैसे तो ये कैंसल्ड पार्ट है, लेकिन हम ये रीड करेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स और पढ़ लेते हैं। सो जैसे कि आपको मैंने बताया, नेचुरल मॉलिक्यूल्स, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है और मैनमेड है। मैनमेड कैंसल्ड है, नेचुरल वाला ही पढ़ेंगे हम खाली। तो नेचुरल 3 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये आपके नेचुरल हो गए, ठीक है। नेचुरल मॉलिक्यूल्स आर नेमली पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स का फैंसी नेम हो गया एक तरह से। पॉली, पॉली मतलब बहुत ज्यादा होता है। जरा एक थोड़ा सा वर्ड सीख लेते। मोनो मतलब 1 होता है, मोनो मतलब सिंगल होता है, ठीक है। मोनोमर, मोनो, मोनो, बाइनो मतलब बाई, मतलब पता है, बाई, बाई, बाई मतलब 2 होता है, ट्वाइस 2 होता है, ठीक है। ट्राई मतलब 3 होता है, ट्राई मतलब 3। अब 3 से ज्यादा जब आने लगता है तो उसे पॉली वर्ड लगा देते हैं। आपको मैथ्स का टर्म अगर याद होगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स वर्ड याद होगा, तो पॉलिनोमियल्स को कहते हैं उसको, क्योंकि अब एक टर्म नहीं, मोनोमियल नहीं, बाइनोमियल नहीं, ट्राइनोमियल नहीं, उससे ज्यादा टर्म्स आने लग जाते हैं तो उसको पॉलिनोमियल कहने लग जाते हैं अपन। पॉली का मतलब बहुत होता है, मैनी, ठीक है, मैनी समझ लो आप, मोर देन 4, मोर देन 5, मोर देन 3 समझ लो, बेसिकली पॉलिनोमियल। तो पॉली यहाँ पे प्रीफिक्स यूज हो रहा है, एंड मर्ज, तो पॉलीमर्स। तो ये वर्ड हम तोड़ेंगे धीरे धीरे क्या होता है। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग दिस, ठीक है। नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स नेमली पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का फैंसी नेम है खाली ये। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, अलग अलग न्यूक्लिक एसिड्स अपना, यानी क्या होता है, डीएनए, आरएनए, आर द सपोर्टिंग पिलर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो ये पूरा लिविंग वर्ल्ड के सपोर्टिंग पिलर है, इनके बिना हमारी लाइफ ही नहीं होती थी। हम लोग फर्स्ट चैप्टर से देख के आ रहे हैं कि डीएनए, आरएनए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। वी गेट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फ्रॉम पॉलीसैकेराइड्स नेमली स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो अब आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट से आपका क्लोथिंग और शेल्टर कैसे बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो एक नाम मैंने बोला जो फूड में मिलता है, लेकिन पॉलीसैकेरेट्स जो प्लांट से मिलता है, जिसे सेल्यूलोस कहते हैं, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से ये नाम है, ठीक है। तो स्टार्च और सेल्यूलोस, तो पॉलीसैकेरेट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में ब्रेक होता है, एंड प्लांट से आने वाला सेल्यूलोस होता है। तो ये थोड़े बहुत आप पहले ये सब नाम पढ़ चुके हो, लेकिन आई डोंट नो आपको याद होगा कि नहीं, बट फिलहाल आप खाली ऐसे याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं स्टार्च में अलग अलग, ठीक है। स्टार्च ही शुगर, ग्लूकोज वगैरह ये सब अपने बॉडी में बनता है, ठीक है। तो ये सब अलग ही पूरा थोड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट आपको फिलहाल ये समझना है। एंड कार्बोहाइड्रेट से हमारा बेसिकली आप पॉलीसैकेराइड्स उसको समझ के चलेंगे यहाँ पे हम। सो प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ द एनिमल, और प्रोटीन से ही पूरा मसल बनता है, तो लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो प्रोटीन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए। न्यूक्लिक एसिड्स कंट्रोल द हेरिडिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल, डीएनए आरएनए से हेरिडिटी कंट्रोल होती है। रबर इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल, और रबर भी जो हमें नेचुरली मिलता है ट्रीज से, तो ये नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है। सो ये हो गया आपका नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैनमेड आपको कैंसल्ड है। मैनमेड के अंदर बेसिकली फाइबर्स अलग अलग जो हम बनाने लग गए, कॉटन सिल्क के अलावा हमें कपड़ा बनाने के लिए नाइलॉन, रेयन, ये सारा जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब अलग अलग, प्लास्टिक, फिर हमने प्लास्टिक पाइप्स वगैरह हम बनाते हैं अलग अलग। तो ये कैसे बनता है, तो ये सारे सब कुछ क्या है, घूम फिर के क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है। सारे के सारे कौन है वो लोग, कार्बन कंपाउंड्स है। दे फॉर्म इन अ चेन,
कार्बन कंपाउंड चेन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत प्यारे प्यारे अलग अलग हम लोग प्लास्टिक, थर्मोकॉल, आपकी पॉलीथिन बैग, आपका जो प्लास्टिक बैग होता है उसको पॉलीथिन क्यों बोलते हैं, पॉली 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 क्यों बोलते हैं, पॉलीथिन बैग, क्योंकि वो पॉलीमर होता है एक तरह का, इसलिए उसको पॉलीथिन कहते हैं। सो पॉलीमर क्या है, यहां पर आपको वैसे तो कैंसल्ड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सिंपल सा। A macromolecule formed by a regular repetition of a small unit called a polymer। तो इसका मीनिंग अगेन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। तो हम सीधा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, लेट मी सी दिस। ये हम देखेंगे, आपको एथिलीन याद हो, एथाइलिन याद होगा, एथाइलिन, एथाइलिन यानी देखो ई एन ई आया मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितना लगेगा, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, इधर एक। तो ये हमारा क्या था, एथाइलिन था, एथाइलिन था। ओके, एथाइलिन जो था, अब ये सिंगल जो है, ये जो एक सिंगल, ये एक ही है, एक ही है, तो उसको मैं मोनो, सिंगल मोनोमर कहूंगा। एक ही एथिलीन होगा तो उसे मोनोमर कहूंगा। अगर मैं एक और इसके अंदर ऐड कर देता हूं, जैसे यहां पे इन्होंने किया है, लेट मी राइट इट हियर, ये 1 है, ये 2 और ये 3, ठीक है। अगर मैं एक और ऐड कर देता हूं तो उसे मैं एक तरह से बाइनोमर बोलने के लिए कह सकता हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअली ऐसा वर्ड है कि नहीं आई डोंट नो, बट होना तो चाहिए गिवन द लॉजिक ऑफ द नेम। बाइनोमर कह सकता हूं, 3 है तो उसे ट्राइनोमर कह सकता हूं, ठीक है। बाय मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। अब उससे ज्यादा जब मैं ऐड करते जा रहा हूं, बहुत सारे ऐड करते जा रहा हूं, तो वो सारे पॉली एथलीन हो जाएंगे, पॉली एथलीन हो जाएंगे। और ये जो हमने ऐड करते गया, एक एक ऐड करते जा रहा हूं, सेम एक ही मोनोमर को बार बार, सेम सेम है ना, सेम एक ही मोनोमर को बार बार, सेम यानी होमो, होमो मतलब ये सेम बार बार ऐड करते जा रहा हूं, तो उसे प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। एंड उसी सेम मोनोमर से बनने वाले को कहते हैं होमोपॉलीमर्स। क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर्स। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, सेम एक ही सिंगल मोनोमर हमने बार बार यूज किया तो होमोपॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको इस बार तो ये साल एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो अगर आप ये नहीं पढ़े तो चलेगा, लेकिन जितना आपको समझना चाहिए मैंने आपको उतना बता दिया। और पॉलीमर मतलब सिंपल एक ही मोनोमर बार बार यूज किया हुआ, उसे पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो देखो पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन से क्या क्या बनता है, पॉलीथिन, पॉलीथिन बैग्स हमारे कैरी बैग्स बनते हैं, स्पोर्ट्स वेयर अलग अलग बनते हैं, ठीक है। फिर पॉलीएस्टरीन, तो इसके अंदर स्टेरीन जो है हमारा, स्टेरीन, अब हमने ये स्टेरीन वाला तो देखा नहीं था, बट स्टेरीन जो हमारा ये मॉलिक्यूल है वो बार बार इस्तेमाल होता है और उसे थर्मोकॉल बनता है। ओके, फिर पीवीसी पाइप्स आपको पता होगा, तो दैट इज पॉलीविनल क्लोराइड, पॉलीविनल क्लोराइड पीवीसी का शॉर्ट फॉर्म है, पीवीसी पाइप वगैरह बनता है, डोरमैट बनता है। तो ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको ये पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। तो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। फाइनली कार्बन कंपाउंड्स हमारा खत्म होता है पूरी तरह से। एंड आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको मजा आया। एंड बहुत ही प्यारा टॉपिक था, लेंदी टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आप उसको जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, आप उसको पढ़े, उस तरह से प्रैक्टिस करें, तो आई एम श्योर आपको जरूर समझेगा, आपको जरूर आएगा। एंड बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।